नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज मैं मतदाताओं के बात को आंकड़ों की शक्ल में आपके सामने पेश करूंगा। आप जानते हैं कि आज चुनाव का आखिरी दौर समाप्त हो गए चुका है और जो ये लोकतंत्र का यज्ञ चल रहा था उसमें पूर्ण आहुति आज दी जा चुकी है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो राजनीतिक दल के जो नेता अपना एग्जाम दे रहे थे उनका आखिरी प्रश्न पत्र आज पूरा हो चुका है। यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने एक एग्जिट पोल किया है। उत्तर प्रदेश क्या कहता है, क्या बताता है। एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रखने से पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं न तो सेफोलॉजिस्ट हूं और न ज्योतिषी। मैं जो कुछ भी आपके सामने रखने जा रहा हूं वो यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा सदस्यों की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है। हमारे सभी साथी ब्लॉक, तहसील तथा जिला स्तर से रिपोर्टिंग करते हैं। इसके अलावा हमने भी अपनी एक टीम के साथ तमाम सर्वे किया है, जिसमें हमारे साथी श्री हेमंत कृष्णा जी, श्री अरविंद मिश्र जी, श्री अरमान अंसारी जी, श्री मनीष लोधी जी तथा मोहम्मद शादान हुसैन शामिल रहे हैं। हमने लखनऊ, मोहनलालगंज, बाराबंकी, उन्नाव, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, डुमरियागंज, बस्ती, कन्नौज, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी आदि जनपदों का अपनी टीम के साथ दौरा किया। दौरा करने के बाद जो नतीजे निकले वो आपके सामने पेश कर रहा हूं और जमीनी हकीकत क्या रही ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। इन तथ्यों को आज हम आंकड़ों की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 24 के इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडिया गठबंधन को वो कहां खड़ा पा रहे हैं, कहां स्टैंड कर रहे हैं। वैसे ये केवल अनुमान है, एग्जिट पोल है, न कि एग्जैक्ट पोल। एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, एग्जैक्ट पोल क्या होंगे, उसकी जानकारी आपको 4 जून को मिलेगी। साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि गोदी मीडिया, बड़े चैनल, ऑन एयर चैनल सही आंकड़े रख रहे थे या हम जो आपके सामने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट रख रहे हैं वो सही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 1 जून है। आज ही देश में 7वें चरण का अंतिम चुनाव संपन्न हो चुका है और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट है वो है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बनारस सीट। इसके अलावा चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के अलावा मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जो एनडीए का हिस्सा है, यानी कि वो अपना दल से लड़ रहे हैं। इसके अलावा बलिया, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, गाजीपुर तथा रॉबर्ट्सगंज। पिछली बार इन 13 सीटों में से 11 सीटें एनडीए के पास थी, लेकिन इस बार हमारी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यदि आधी भी एनडीए के खाते में आ जाती है तो इसे चमत्कार ही कहा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की जीत का मार्जिन भी कम होने की संभावना व्यक्त की गई है। आपके मन में एक सवाल जरूर आ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, 11 सीटों के मुकाबले 5-6 सीटें कैसे भाजपा सिमट सकती है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते रहे हमेशा। उन्होंने मतदाताओं के मन में क्या है ये न कभी जानने की कोशिश की, न उनके सांसदों ने इसके लिए कोई प्रयास किया। यानी कम्युनिकेशन गैप रहा, जिससे असली तथ्य जहां पहुंचने चाहिए वहां नहीं पहुंच पाए। टिकट वितरण के बाद क्षेत्र की जनता में लगातार ये कोशिश की जाती रही कि भाजपा हाईकमान को ये बताया जा सके कि एंटी इनकम्पेंसी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही, तेज रफ्तार में बढ़ रही, लेकिन इसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। नतीजा ये हुआ कि अंदर अंदर जो आक्रोश पनप रहा था मतदाताओं के अंदर, क्योंकि वो प्रत्याशी को नहीं पसंद कर रहे थे। भाजपा के जो भी प्रत्याशी रहे हैं, जो जिन्होंने 14 और 19 का चुनाव जीता है भाजपा के सिंबल से, उनके प्रति सबसे ज्यादा सत्ता विरोधी रुझान था। इसके बावजूद मतदाताओं ने मोदी के चेहरे को ध्यान में रखकर कहीं कहीं निश्चित तौर से कमल का बटन दबाया था। जिस अयोध्या को लेकर भाजपा का जोश काफी हाई था,
उसे लग रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर 80 में से 70 सीटें तो अवश्य मिल जाएंगी। वैसे भाजपा का तो जो ग्राफ था वो तो कह रहा था कि 80 में 80 मिलेंगी, लेकिन हालत क्या है? हालत यह है कि भाजपा फैजाबाद से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह जो 2014 और 19 से वहां से सांसद हैं की भी सीट फंस गई है। और ये सीट फंसाई किसने? बसपा के ब्राह्मण प्रत्याशी ने। यह करीब 2.25 लाख ब्राह्मण मतदाता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा बसपा प्रत्याशी पांडे जी को मिला है। और जो दलित मतदाता है, वो जिसके बारे में भाजपा सोच रही थी कि ये तो हमारा वोट बैंक है, इसको हम खाद्यान्न मुफ्त दे रहे हैं, उसका रुझान जो है, उसकी जो सोच रही, वो समाजवादी पार्टी की तरफ यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ चली गई। ऐसा क्यों हुआ? अब ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भाजपा का ग्राफ गिरने लगा और गोदी मीडिया भी कहने लगी कि भाजपा का कहीं ना कहीं से नुकसान हो रहा है, जबकि चुनाव के आरंभ में यह कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि भाजपा 60-70 सीटें नहीं जीत पाएगी। सब कह रहे थे कि 70 सीटें तो उनकी जीती हैं। लेकिन अब ये जान लें कि 2019 के चुनाव में भाजपा के पास 62 सीट थी, उनका जो सहयोगी है एनडीए गठबंधन का, 2 उनके पास थी यानी 64 थी, सपा के पास 5 थी और बसपा के पास 10 तथा कांग्रेस के पास 1 सीट थी। अब अचानक से ये तो भाजपा ने जो रणनीति बनाई थी वो उसको फेल होती नजर आई। ये बात भाजपा को बहुत देर से पता चला। हुआ क्या? यूं चुनाव के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ, और ये वीडियो जो था बाद में बताया गया कि फेक वीडियो है। उसमें क्या था? उसमें यह दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ जाती है तो संविधान बदल दिया जाएगा, मनुस्मृति लगा चालू कर दिया जाएगा। इससे झकझोर दिया लोगों को। विपक्ष किसी मुद्दे की तलाश था, तब तक विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। उसने ये मुद्दा झपट लिया और सारे विपक्ष के नेता एकजुट हुए। जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ था उसके दूसरे ही दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन संविधान के जो निर्माता हैं, उनकी 133 जयंती थी, 133वीं जयंती थी। सारे विपक्ष के नेता उस दिन इकट्ठा हो गए और इसको सोशल मीडिया पर तेजी से हवा दी गई कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन अगर सत्ता में आ गया तो संविधान बदल दिया जाएगा, मनुस्मृति लागू कर दिया जाएगा और एससी एसटी तथा ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें घी डालने का काम किया कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो जातीय जनगणना कराएंगे और संविधान द्वारा ओबीसी तथा एसटी एसटी को जो आरक्षण मिल रहा है उसकी रक्षा करेंगे। यहीं पर भाजपा का 400 पार वाला दांव पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि विपक्ष मतदाताओं को यह समझाने में कामयाब हो गया कि प्रधानमंत्री इसीलिए 400 सीटों की बात कर रहे हैं ताकि संविधान बदलकर मनुस्मृति को लाया जा सके। यही प्रमुख कारण रहा जिसके चलते बसपा का परंपरागत वोट इंडिया गठबंधन को चला गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन संविधान और आरक्षण को बचाने की बात कर रहा था। दलित मतदाताओं को यह बताया गया और समझाया गया कि अगर उन्होंने बसपा को वोट दिया तो उससे बीजेपी को ही फायदा होगा जो आरक्षण खत्म करने जा रही है। दलित मतदाताओं को यह भी समझाया गया कि बसपा भाजपा की ही तो बी कॉपी है। इस आरक्षण बचाने के ताप ने ओबीसी वोटर को भी मिसगाइड कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि आरक्षण के दायरे में तो वो भी आता है। अब अगर संविधान बदल गया तो उसका भी तो आरक्षण छिन जाएगा। इससे अंदर अंदर जिसको कहते हैं अंडर करंट वो चलना शुरू हुआ। इसके लिए तमाम मोदी की दुहाई दी गई, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह आदि की भी सफाई दी गई कि ओबीसी वोटर भटकने न पाए। लेकिन वोटर खामोश हो गया, वो कुछ भी बोलने से उसने इनकार कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने अपना माइंड सेट कर लिया कि हमको करना क्या है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोक लुभावन घोषणाओं ने युवा वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया, जिसकी काट में भाजपा हिंदू मुस्लिम लाई, सरिया लाई, जजिया कानून लाई, अयोध्या, काशी, मथुरा भी लाई, लेकिन मतदाताओं ने मथुरा तक की सीट को फंसा दिया जहां की फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही। नतीजा क्या हुआ कि इन तमाम मेरिट डिमेरिट के अलावा ठाकुरों की नाराजगी
तथा चुनाव बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, जैसी हवाओं ने भाजपा का न केवल इतिहास बिगाड़ा बल्कि भूगोल भी बिगाड़ कर रख दिया। ऐसे में हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन और एनडीए अगर बराबर टक्कर में उत्तर प्रदेश में आ जाए तो कोई ताजुब की बात नहीं है। इस सब के बावजूद मेरा अपना स्पेकुलेशन, जिसे आप एग्जिट पोल भी कह सकते हैं, उसके मुताबिक एनडीए को 50 से 55 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 25 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। अब इसी मुद्दे पर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम अपने सहयोगी हेमंत कृष्ण जी को आमंत्रित करेंगे और उनके भी विचार इस एग्जिट पोल से कितना मेल खाते हैं, कितना इससे वो सहमत हैं, कितना संतुष्ट हैं, इसके बारे में उनकी भी जानकारी जान। हेमंत जी, एग्जिट पोल तो द संकेत लाइव ने भी पेश किए हैं, अन्य चैनल भी पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने एक तैयार किया था एग्जिट पोल, उससे आप कितना सहमत हैं, कितना संतुष्ट हैं? आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का ऊंट कन्वर्ट बैठ सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। जहां तक बात रही ऑन एयर चैनल के पत्रकारों की, जी, तो इनकी निष्ठा तो 2014 से ही बदल गई है। जी जी। और वो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी झूठ करे सही करे, दिन भर उनको उनका गुणगान करना है और वो अंतिम तक करेंगे। वो करेंगे क्या, ये चुनाव को बिगाड़ने का भी इन्होंने पूरा काम किया है। उस बिगाड़ने में मैंने ये देखा कि जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है कि जिस दिन वो प्रचार बंद हो जाता है उसके बाद आप कोई प्रचार नहीं कर सकते हैं। आज जबकि प्रधानमंत्री मोदी की सीट सहित उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पे जो 13 सीटों पे चुनाव हो रहा था और हिंदुस्तान के 57 सीटों पे चुनाव हो रहा था, आज देश के बड़े मीडिया चैनल पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी का पूरा इंटरव्यू प्रसारित हो रहा था। और वो इंटरव्यू तब तक चला है शाम तक जब तक कि मतदान चलता रहा। तो चुनाव आयोग का ध्यान इधर क्यों नहीं गया कि आज मतदान के दिन ही आप पूरा प्रचार कर रहे हैं। यानी आप घर में टीवी देखिए, हमारी बात सुनिए और जो हम मन गढ़ंत सारी बात कर रहे हैं उससे प्रभावित होइए और जाइए कमल का बटन दबा के आइए। इस पर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? और जो बात आपने कही कि 400 सीट जो ये मांग रहे हैं, इसी से लोगों को ये लग गया कि संविधान बदल दिया जाएगा। अब वो कहां से शुरू हुआ, कहां से चर्चा नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये तो मैंने जो पूरे प्रदेश का दौरा किया, ये बात मुझे भी दिखाई पड़ी। हमको लगता है कि आपने तो 25 सीट कम आकी है जी। अगर ये कहीं इंपैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में है, जितना अंडर करंट दिख चल रहा है, अगर यही रहा तो 35-40 पे आ जाएंगे। हाँ, यही मेरा कहने का मतलब है कि 25 से 35 में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। ये एकदम स्पष्ट हो गया है। और अगर उत्तर प्रदेश में ये इंपैक्ट है कि ये 25 से 35 जाएंगे और ये करंट पूरे अगर हिंदुस्तान में चला तो फिर क्या होगा? तो फिर और मैं ये कहूं कि जो अमित शाह ने कहा कि हम 310 सीट 5वें चरण तक पा चुके हैं जी। केवल इन आखिरी 2 चरणों में हमें 90 सीट मिलनी है, तो मैं तो ये दावा करता हूं कि इनकी ये 90 सीट फंस गई पूरी तरीके से। इसमें से ये 20 सीट पा जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, शाह ने अंतिम चरणों के प्रचार में बड़ा मतलब अनाप शनाप इन लोगों ने कहा। प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस तरह की उन्होंने भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, निहायत ही गलत है। वो एक आम आदमी की भाषा है। हाँ, बहुत गलत है। और उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दिया इसी बीच सेना के मुद्दे को लेकर के कि अगर मैं आ जाऊंगा तो आप लोग कहीं के नहीं रह जाऊंगा, पूरी थ्रेटनिंग थी। और ये बात भी लोगों को मन में घर गई, बिल्कुल हजम नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं तो 25 से 35 सीट मानता हूं। और अगर ये इंपैक्ट जो उत्तर प्रदेश में रहा अगर पूरे देश में रहा तो इनकी सीट तो बुरी तरीके फंस जाएगी। और चौंकाने वाले आंकड़े 4 तारीख को आएंगे। और मुझे तो लगती है अगर ये सारी बातें हैं तो इंडिया सरकार बना ले जाएगी। जी जी,
संभावनाएं तो काफी कुछ हैं इस बार। जी। तो डॉक्टर साहब आज तो हम इतना करेंगे, थोड़ा मैं भी देख लेना चाहता हूँ जी। कि आज कौन-कौन ज्योतिषी आ रहे हैं, हाँ हाँ। कौन-कौन एग्जिट पोल आ रहे हैं और क्या बता रहे हैं और कितना ये साबित कर पाएंगे। अब एग्जिट पोल में चाहे इतना झूठ बताया जाए, उससे कोई इलेक्शन पे तो कोई असर होना नहीं है। लेकिन एक बात मैं और कह सकता हूँ, जैसा कि राहुल गांधी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा है कि आप अगर ईवीएम बचा ले गए तो आपकी सरकार बन जाएगी। तो इनका एग्जिट पोल पे कोई बयान, कोई चर्चा, कोई वार्ता टीवी पे नहीं प्रवक्ता जाएगा। वो अपना पूरा ध्यान ईवीएम पे लगाना चाहता है। बिल्कुल। अब ईवीएम पे ध्यान लगाने के लिए सत्ता पक्ष या शासन प्रशासन कितना इनको रोकता है। कैसे जौनपुर में भी डीएम ने बात मान ली कि गलत गाड़ी आ गई, आई क्यों गाड़ी भाई, वहां के तो डीएम को सस्पेंड कर देना चाहिए था, चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि सब चुनाव आयोग के इशारे पे हो रहा है, कर ही नहीं रहा, चुनाव आयोग तो कोई तो एक्शन अब नहीं ले कितना सफल होते हैं राहुल गांधी और देश के सारे नेता ईवीएम को बचाने में, ये तो 4 तारीख को मालूम हो जाएगा। जी, ये एक अनुमान है, एग्जिट पोल ये जो है एग्जैक्ट पोल नहीं है, उसके लिए आपको 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं अपनी ये बात यहां समाप्त करूं, इसी के साथ मैं एक चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा, क्योंकि जो भविष्य में जब चुनाव कराए जाएं तो इस ऐसी व्यवस्था की जाए कि जनवरी फरवरी या फरवरी मार्च में चुनाव कराए जाएं, क्योंकि कम से कम 28-30 मतदान कर्मियों की मौत हुई है। द संकेत लाइव इन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है और उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।